नमस्कार, मैं श्रुति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स नॉलेज हब में। दोस्तों, साइंस की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। फर्स्ट लेक्चर जो आपको सेल्फ टॉपिक दिया गया था उसका 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो आपका सेल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सेल टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपको एक PDF प्रोवाइड कर दी गई है टेस्ट पेपर के रूप में। आपको उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देना है ताकि ये समझा जा सके कि आपको कितना चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा और इसमें आपको भोजन, फूड या पोषण, न्यूट्रिशन पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक भोजन या फूड। देखिए, भोजन या इसी को हम कह सकते हैं पोषण, इसे फूड या न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि मैंने यहां पर एक टॉपिक लिखा है, एक शब्द लिखा है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बच्चों, आपको एक चीज पता होगी कि आप जो कुछ भी खाते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट तो ऊर्जा नहीं दे देती है ना। आप कहते हैं कि ये बच्चा कुपोषित हो गया है या ये बच्चा सुपोषित है, तो क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है कि ये बच्चा पोषण का शिकार है या इसको पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पोषण है क्या, पोषण क्या है, ये समझना जरूरी है। तो जो खाना आप खाते हैं, आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, उसमें मैं बाकी सारी चीजों की बात छोड़ दूं तो हम एक स्वस्थ मनुष्य जो एक थाल में खाना खाता है तो उसके थाल में क्या क्या चीजें होती हैं उसकी बात करते हैं। उसके थाल में नॉर्मल आपकी दाल होगी, आपकी रोटी होगी, चावल होगा, दही होगा, ठीक है, सलाद होगा और आपका जल रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके जब एक थाल में रहती हैं, आप इन्हें खाते हैं, तो आपके शरीर को क्या क्या मिलता है? आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा और क्या मिलेगा? जल की मात्रा आपको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। आपने सब्जी खाई या दाल खाई, दाल में तड़का लगाया या सब्जी को छौंका तो किसी तेल में या फिर किसी घी से या फिर किसी रिफाइंड से छौंका होगा, तो उससे आपको क्या मिला? आपको वसा मिला यानी कि लिपिड मिला या फैट मिला। ठीक है, आप घी खाते हैं, उससे आपको वसा मिलता है। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके क्या बनती है? आपका फूड बनाती है। क्या बनाती है? फूड। तो हमें ये बताइए, क्या आप दाल, रोटी, चावल, सब्जी ये सब खाते ही आपको एनर्जी आ जाती है? क्या आपको पोषण मिलने लगता है कि भाई मैंने दाल रोटी खा ली है, सब्जी खा ली है और चावल खा लिए, इससे मुझे पोषण मिल गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कब होता है? आपने जो खाना खाया, ठीक है, वो खाना आपके शरीर में तोड़ा जाता है और जब ये खाना तोड़ा जाता है तो आपके शरीर को जहां विटामिन चाहिए वहां विटामिन पहुंचा दिया जाता है, जहां आपके शरीर को वसा चाहिए वहां वसा पहुंचा दिया जाता है, जहां आपके शरीर को ग्लूकोज चाहिए होता है वहां ग्लूकोज पहुंचा दिया जाता है। तब हम सही मायनों में कह सकते हैं कि हाँ, इस शरीर को पोषण प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई? तो क्या इन शॉर्ट हम इसे ये कह सकते हैं कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, जटिल अणुओं को आपने भोजन ग्रहण किया, उसको सरल अणुओं में तोड़ना, इससे क्या होगा? और किसके सहायता से तोड़ना? किसी एंजाइम की सहायता से तोड़ना। बच्चा, एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें जटिल अणुओं को हम सरल अणु में तोड़ रहे हैं। जब जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ा जाता है तो फिर किसकी सहायता से तोड़ा जाएगा? एंजाइम की सहायता से। हमेशा ध्यान रखिएगा, तोड़ने का मतलब उसका डाइजेशन हो रहा है, उसका पाचन हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी एंजाइम शब्द लग जाएगा,
वहां पर किसी ना किसी चीज का पाचन अवश्य होगा। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या समझा कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, वो भी किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से, क्या कहलाता है? पोषण या पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। और पाचन से ही जब सारी चीजें शरीर में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि भैया इसे पोषण प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आप भोजन में क्या क्या लेते हैं। तो भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आप वसा लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, आप खनिज लवण लेते हैं, आप विटामिन लेते हैं, आप जल लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप अपने खाने में लेते हैं, जिसमें कुछ चीजों की मात्रा आपको कम चाहिए होती है, मतलब जैसे वसा की मात्रा आपको कम चाहिए होती है, विटामिन की मात्रा आपको सूक्ष्म रूप से चाहिए होती, खनिज लवण की मात्रा आपको सूक्ष्म चाहिए होती, प्रोटीन की मात्रा आपको आपके शरीर के हिसाब से चाहिए होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, लिख लिया होगा आई होप सो। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। देखिए, ये फर्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक परीक्षा में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न जरूर 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 पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपका किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अगर आप नाम देख रहे होंगे तो इसमें लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब कहीं ना कहीं जल से होता है, और कार्बो का मतलब होता है कार्बन से। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और जल का अणु सूत्र अगर हम देखते हैं तो H2O होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें जरूर प्रेजेंट होंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, क्योंकि परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न आपको ये दिया जाता है कि मिश्रण क्या है या फिर कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मिश्रण है या एक यौगिक है। बहुत सारे लोगों ने देखा कि भैया यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्व मिल रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मिक्सचर, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ये समझते हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि यौगिक यानी कि कंपाउंड और मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या होता है। देखिए, एक बात तो दोनों में ही कॉमन है कि इन दोनों में 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट कॉमन है कि 2 या 2 से अधिक दोनों में तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, बस। अब लेकिन समझिएगा, इसमें जो तत्व होंगे उनका रेशियो निश्चित होगा। ठीक है, यौगिक में रेशियो जो है वो निश्चित होगा, जबकि मिश्रण में रेशियो निश्चित नहीं होता है। रेशियो जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि यौगिक क्या है। यौगिक भी 2 या 2 से अधिक तत्वों का समागम है, लेकिन कैसा? जहां पर अनुपात निश्चित हो। और मिश्रण क्या है? ये भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, लेकिन यहाँ पर अनुपात अनिश्चित होता है। कैसे समझते हैं? आपने एक उदाहरण पढ़ा, ग्लूकोज। हमने फॉर्मूला लिखा C6H12O6। इसका मतलब है कि यहाँ कार्बन 6 ही आएंगे, हाइड्रोजन 12 ही आएंगे और ऑक्सीजन 6 ही आएगा। ठीक है, और मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने शरबत जरूर पिया होगा।
शरबत पिया है ना, शरबत किस चीज का मिश्रण है, ये जल का मिश्रण है, शर्करा का, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। बाकी इसमें आप रुआवजा या कुछ भी ऐड करते हैं तो वो एक अलग चीज आ जाती है। अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि भैया हमें 1 गिलास शरबत में 2 ही चम्मच शुगर डालनी है, ऐसा तो नहीं है। आप 4 घर में अगर शरबत पियेंगे तो कहीं आपको कम मीठा लगेगा और कहीं पर ज्यादा मीठा लगेगा। यानी अगर मिश्रण निश्चित होता तो हर घर का शरबत एक ही मीठा होता, मतलब एक ही जैसा होता। तो बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यौगिक और मिश्रण से भी आपका एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसका उदाहरण भी आपसे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है और किसका यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल बनाया गया है, इसमें जो जो आपके तत्व आए हैं, एलिमेंट्स आए हैं, वो किस किस रेशियो में आए हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो होता है 1:1 होता है। मतलब ये CH और O का रेशियो है। कार्बन 1 के अनुपात में, हाइड्रोजन 2 के अनुपात में और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में आएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को देख लें तो C6 2 के अनुपात में है ना, तो यहाँ 12 आ जाएगा और O क्या आ जाएगा, 1 के अनुपात में, मतलब कि 6 आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर जल है, कार्बन है, तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ये कहते हैं, इसका एक नाम और है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। किसका यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। इसका अणुसूत्र क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। एग्जाम्पल हमने एक ये देख लिया और हमने एक डिफरेंस समझ लिया यौगिक और मिश्रण में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज कितनी है, मतलब कितने प्रकार का है। कैटेगरीज ऑफ हाइड्रेट्स। यहां पर एक बात और समझिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, ठीक। कुछ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मीठे होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम मीठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरीज हमें समझनी है। तो देयर आर मेनली 4 कैटेगरीज इन दिस सेक्शन। पहला है मोनो सैकराइड्स, दूसरा है डाई सैकराइड्स, तीसरा है ओलिगो सैकराइड्स और चौथा आता है पॉली सैकराइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझिएगा कि इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दूं। ये है मोनोसैकराइड, ये है डाइसैकराइड्स, ये है ओलिगोसैकराइड और ये होता है आपका पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने कहा कि ये टेस्ट में कैसे लगते हैं, स्वीट लगते हैं और स्वीट होती है शुगर। क्या होती है, शुगर होती है और शुगर को हम कंसीडर करते हैं ग्लूकोज से, C6H12O6 से करते हैं, क्लियर। तो जब किसी कार्बोहाइड्रेट में मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। देखिए
आपसे मोनो का क्वेश्चन आया है, डाई का आया है, पॉली का आया है, ओलिगोसैकेराइड से क्वेश्चन नहीं आया है। तो ओलिगोसैकेराइड आपकी ज्यादातर बुक्स में नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि कैटेगरी वाइज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसपे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु पाया जाता है उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ज़ाइलोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एटीसी। बात समझ में आ गई आपको? तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जिसपे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यानी सिंगल मॉलिक्यूल पाया जाता है उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? ज़ाइलोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर? इसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें आपके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज। क्या क्या हो जाएगा? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी? इसके बाद में आपका तीसरी कैटेगरी आती है ओलिगोसैकेराइड, या इसे कहीं कहीं पर ट्राइसैकेराइड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसैकेराइड बोलते हैं। तो ट्राई का मतलब 3 हो जाएगा। इसका एग्जांपल आ जाएगा रैफिनोज। ये जो रैफिनोज कार्बोहाइड्रेट होता है, ये रैफिनोज पाया जाता है आपके प्लांट्स में, पौधों में पाया जाता है रैफिनोज, ठीक है। तो इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं हम पॉलीसैकेराइड पर। पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इनसे ज्यादा यानी 2 या 2 से अधिक, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें कौन कौन एग्जाम्पल में आएगा? इसमें एग्जाम्पल में आएगा पेक्टिन, सेलुलोज, स्टार्च, लिग्निन, ये सभी चीजें आपकी पॉलीसैकेराइड्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लिया होगा। अब कार्बोहाइड्रेट से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया आपने ना? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे गए हैं कि कौन सी ग्लूकोज किस में पाई जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम्स तक में आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो बच्चा फ्रक्टोज जो पाई जाती है इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। और फ्रक्टोज पाई जाती है फ्रूट्स में, यानी कि फलों में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज पाया जाता है चुकंदर यानी बीटरूट और गन्ना शुगर केन में, क्लियर। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है माल्टोज, और माल्टोज पाया जाता है अंकुरित अनाजों में। अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। इसके बाद सेकंड आता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। मिल्क शुगर क्यों? क्योंकि ये दूध में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, ज्यादातर पूछा गया है कि मिल्क में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मिल्क का कलर व्हाइट क्यों होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद में हम आते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है, ये स्टार्च को हम लोग मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। तो
तो ये पाया जाता है आपका आलू, गन्ना, मक्का, चावल, खाते हैं ना आप इसको, सब मीठा लगता है आपको ये, है ना। तो स्टार्च ये आ गया। और इसके बाद में पेक्टिन पूछा गया है, पेक्टिन भी प्लांट्स में पाया जाता है। इसके बाद में आपसे सेलुलोज पूछा गया है, सेलुलोज आपके प्लांट की जो सबसे बाहरी कवर होती है, मैंने सेल वॉल पढ़ाई थी आपको, सेल वॉल में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि सेल वॉल की टाइप्स होती है लेयर की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल और मिडिल लामेला। इसमें मैंने प्राइमरी आपको लिखा था इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लिखाया था मैंने आपको ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको मिल गया कि सेलुलोज जो है वो किसमें पाई जाती है, प्लांट की सबसे बाहरी जो कवर होती है, जो लेयर होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, इसको आप जरूर पढ़िएगा और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आते हैं, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर मैसेज या कॉल या फिर कमेंट कर सकते हैं। एक चीज और जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी कि जो पेक्टिन है, पेक्टिन, ठीक है, ये आपकी जेली खाते हैं ना, टॉफी आती है जेली टाइप में, और आपका गुटखा, पान मसाला वाला गुटखा, इन दोनों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जिसे वसा टॉपिक होगा, और वसा के साथ हम लोग प्रोटीन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, गुड बाय।